सेल चैप्टर का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लिया था और सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। फेडरल बोर्ड में सबसे पहले यहाँ पर टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी का जिक्र हुआ है और उसके अलावा सेल वॉल का जिक्र हुआ है, तो हम ये चीज़ें जो हैं ये एंड के लिए रखें और मेन जो होता है सेल का सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये जो होता है सेल होता है, ठीक है। हर चीज़ की एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसकी शेप को मेंटेन करती है। तो इस तरह से सेल की भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और उसको हमने नाम दे दिया है सेल मेम्ब्रेन का। इस तरह से ये अंदर सेल होता है, सेल है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर फ्लूइड होता है, ये सारा। तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और उसको हमने नाम दे दिया सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है। सेल मेम्ब्रेन के और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा वगैरह। तो ये बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा, सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की। कंपोजिशन यानी कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो हर चीज़ की कंपोजिशन, तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन 3 मेन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे ज़्यादा उसमें होता है प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या होता है, लिपिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह क्या होता है, ये भी आगे एक चैप्टर है, तो उसमें आप लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी बस इतना याद कर लें कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 60 to 80% प्रोटीन होता है, 20 to 40% लिपिड होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है 60 to 80%, लिपिड होता है 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कंपोजिशन थी। अभी हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से, किस तरह से मिलकर बनी होती है। तो इसको दिया था, एक मॉडल आया था, उसको मॉडल का नाम हमने दिया फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन इस तरह से मिलकर बनी होती है। अब ये किस तरह से मिलकर बनी होती है, इस तरह से ये लिपिड होता है, ठीक है। इस तरह से लिपिड की एक लेयर होती है, ठीक है, और ये लिपिड की 2 सेकेंड लेयर आ जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो लिपिड बाई लेयर का ये मतलब होता है कि इस तरह से 2 लेयर होती है। अब लिपिड बाई लेयर जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड रीजन, हेड यानी हेड जो ऊपर वाला रीजन होता है। एक होता है टेल रीजन, इस तरह से, ये टेल रीजन होता है इसका, ठीक है। तो ये हेड रीजन होता है, ये टेल रीजन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाई लेयर होती है और ये लिपिड इस तरह से अरेंज होता है और लिपिड का एक हेड रीजन होता है, एक उसकी टेल रीजन होती है। हेड रीजन जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक और टेल रीजन, टेल जो होते हैं इस तरह से 2 टेल रीजन्स होते हैं और ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है। और ये फोबिक का मतलब फोबिया, यानी कि किसी चीज़ से अगर हमें खौफ आता है तो हम कहते हैं कि हमें फोबिया है इस चीज़ से। तो इस तरह से हाइड्रो होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक मतलब वाटर हेटर कह सकते हैं हम इसको, एक इजी वर्डिंग में बात करें तो वाटर हेटर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर लिया कि लिपिड इसमें किस तरह से होता है। हेड रीजन होता है, टेल रीजन होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इस तरह से हमने इसका मेन जो स्ट्रक्चर होता है। अभी इसमें मेन चीज़ प्रोटीन बाकी है। अब प्रोटीन किस तरह से होती है, यहाँ पर 2 टाइप की प्रोटीन होती है। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर 2 टाइप की प्रोटीन होती है। मैं एंड में आप लोगों को इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगी तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, यानी कि थोड़े से साइड में प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। यहाँ पर एक प्रोटीन हो गई, ठीक है, यहाँ पर हो गई प्रोटीन,
यहाँ पर नीचे हो इस यहाँ पर एक प्रोटीन हो गई जो बाहर से नज़र आती है, मगर ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को पूरा पूरा क्रॉस नहीं करती, बस थोड़ी सी सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एक प्रोटीन इस तरह से होती है। अब कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ऊपर से स्टार्ट होती हैं और एंड तक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी होती हैं, यहाँ पर भी इस तरह से होती है। तो यहाँ पर दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। कुछ जो होती हैं सेल को पूरा पूरा क्रॉस करती हैं, और कुछ जो होती हैं वो सिर्फ सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। तो जो पूरा पूरा क्रॉस करती हैं उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो पूरा क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम होता है इंटीग्रल प्रोटीन। मैं सारे बोर्ड को साथ लेकर चलती हूँ। मेन जो मेरी बुक है वो फेडरल बोर्ड है, लेकिन मैं दूसरे बुक्स को भी साथ लेकर चलती हूँ। मेरे ख्याल से ये इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये फेडरल बोर्ड में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन खैर ये आप लोग को पता होना चाहिए। इंटीग्रल प्रोटीन, अब ये प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस नहीं करती, तो नाम से ही हम जाहिर कर लेते हैं उसका है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो पेरिफेरल नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, पेरिफेरी पर होते हैं, पूरा पूरा क्रॉस नहीं करता इस तरह से। तो और यहाँ पर फ्लूइड वगैरह होता है। ठीक है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये प्रोटीन जो होती हैं वो इसमें फ्लूइड में इस तरह से फ्लोट कर रही होती है, जिस तरह से आइसबर्ग जो होता है वो समंदर में फ्लोट कर रहा होता है। अगर आपने देखा हो तो ये प्रोटीन भी इस फ्लूइड में इस तरह से फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, अब एक और, अब ये प्रोटीन की बात भी हो गई, अब कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब एक और शॉर्ट ओवरव्यू ले लेती हूँ। कंपोजिशन में क्या होता है, लिपिड होता है 20 to 40% प्रोटीन होता है, 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, और इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से हमें इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताया था, और उसमें ये होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाई लेयर होती है। यहाँ पर लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, और इसका जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। इसका जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हीटर होता है। और यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं। अब कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस कर देती हैं, और कुछ प्रोटीन होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस नहीं करती। तो वो जो पूरा क्रॉस कर देती हैं उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और कुछ जो होती हैं वो पूरा क्रॉस नहीं करती उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह देते हैं, जिसका दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम इंटीग्रल प्रोटीन है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये उसमें इस तरह से फ्लोट करती हैं प्रोटीन, जिस तरह से आइसबर्ग समंदर में फ्लोट कर रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइको वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड पर प्रेजेंट है उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन पर प्रेजेंट है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन का। अब हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शन, अब हम हर स्ट्रक्चर के फंक्शन को अलग अलग देखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर हम लिपिड के फंक्शन को अलग देखेंगे, प्रोटीन के फंक्शन को अलग देखेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को अलग देखेंगे। अब ये इस तरह से पूरा राउंडेड इस तरह से बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है इस तरह से। तो इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको सेल के अंदर जाना होता है बाहर से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको बाहर से साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर जाना होता है। अब ये बाहर और अंदर किस चीज़ के थ्रू जा सकते हैं? ये सेल है, यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन है, तो अगर किसी को सेल के बाहर जाना हो, अंदर जाना हो, किसी चीज़ को सेल के बाहर जाना हो, तो वो किस चीज़ से पास करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन से पास करके बाहर जाते हैं। तो लिपिड की बात कर लेते हैं। लिपिड का फंक्शन क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो ही सिर्फ लिपिड के थ्रू पास कर सकते हैं। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, अब अक्सर आपने सुना होगा कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, इसका क्या मतलब होता है? लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस वो सारी चीज़ें जो लिपिड में सॉल्व हो सकती हैं, लिपिड में हल हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ वाटर में सॉल्व हो सकती हैं, लिपिड में सॉल्व नहीं हो सकती, उसको हमने नाम दिया वाटर सोल्युबल सब्सटेंस। तो जो लिपिड सोल्युबल, यहाँ पर लिपिड है, तो लिपिड को सॉल्व करेंगे तो ही लिपिड से बाहर जाएंगी। तो बहुत सारी लिपिड सोल्युबल सब्सटेंस जो होती हैं वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर जा सकती हैं। ये लिपिड का फंक्शन होता है, यानी कि चीज़ों को यहाँ से बाहर भेजना या अंदर लेकर आना। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन 5 टाइप से यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कुछ होते हैं चैनल प्रोटीन, कुछ होते हैं कैरियर प्रोटीन, कुछ एंजाइम की तरह काम करते हैं, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, कुछ एंटीजन की तरह काम करते हैं। अब चैनल प्रोटीन किस तरह से, देखो, हम वो चीज़ें लिपिड सोल्युबल सब्सटेंस सिर्फ लिपिड के थ्रू, लिपिड बाई लेयर के थ्रू पास कर सकते हैं, लेकिन वो वाले सब्सटेंस जो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते वो प्रोटीन के थ्रू पास होते हैं। यहाँ पर लिपिड की 2 लेयर्स हैं, यहाँ पर बीच में प्रोटीन है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें इसको पास कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाटर सोल्यूबल वगैरह होती हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो अगर वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती लेकिन फिर भी उनको बाहर तो जाना है, तो वो किस तरह से बाहर जाएंगी? यहाँ पर प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन जो होती है वो चैनल की तरह भी काम करते हैं, चैनल की तरह इस तरह से कि जो इसको क्रॉस नहीं कर सकती वो चीज़ें इसके थ्रू बाहर जा सकती हैं और इसी के थ्रू अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या, सब्सटेंस कैन मूव इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, चैनल प्रोटीन की तरह काम करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं। कैरियर प्रोटीन की तरह किस तरह काम करते हैं कि यहाँ पर दोबारा से मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको अगर सेल के अंदर या सेल के बाहर जाना होगा, तो जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज है, मिसाल दे देती हूँ, अब उसको सेल के बाहर जाना है तो वो आराम से सेल के बाहर चला जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकेले बाहर नहीं जा सकती, वो तभी बाहर जाएंगी जब उनके साथ कोई चीज़ बाइंड करेगी। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं कि ये सब्सटेंस के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, और उसको सेल के बाहर या अंदर लेकर जाते हैं। इस तरह से कैरियर प्रोटीन काम करते हैं। अब एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो एंजाइम की तरह भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब एंजाइम जो होता है ये भी, एंजाइम क्या होता है, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। लेकिन एंजाइम जो है वो पूरा टॉपिक है, तो अभी हम इसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना बस याद रख लो कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो एंजाइम के तौर पर भी काम करती हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, अब ये सारी साइकिल वगैरह भी आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम इसकी डिटेल में इतना नहीं जा रहे क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो बस ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये एंजाइम वगैरह ये तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी ये पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रख लो कि एडिनाइलेट साइक्लेस को, एडिनाइलेट साइक्लेस एक एंजाइम है जो क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, यहाँ पर यही प्रोटीन इसका फंक्शन भी परफॉर्म कर रही होती है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो सम प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल, हार्मोन सर्कुलेट इन ब्लड बट बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल। 15.9 अब रिसेप्टर क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वो सेल की मेम्ब्रेन है,
ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन पर इस तरह से प्रोटीन के कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, दूसरे सेल का जो सिग्नल आता है उसको रिसीव करते हैं। अब ये सिग्नल आना वगैरह ये भी इम्यूनिटी वगैरह में भी आप लोग देखेंगे इसको डिटेल में। तो बस इतना याद रखें कि कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो रिसेप्टर के तौर पर भी काम करती हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि हार्मोन जो होता है वो ब्लड में इस तरह से, हार्मोन भी सेल होते हैं ना, तो इस तरह से ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। फिर यहाँ पर जो सेल होता है उस पर रिसेप्टर होता है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। तो ये एक्टिंग, अब हार्मोन जो होते हैं वो किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं, किसी भी सेल के साथ बाइंड हो सकते थे, लेकिन वो अपने स्पेसिफिक सेल पर ही क्यों बाइंड करते हैं, रिसेप्टर की हेल्प की वजह से। ठीक है। अब एंटीजन की बात कर लेते हैं। तो सम प्रोटीन्स आर एंटीजन विच इनेबल टू सेल रिकॉग्नाइज अदर सेल। अब इस तरह से बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है, कोई एंजाइम आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई वायरस वगैरह आ जाता है, तो उसके ऊपर इस तरह से प्रोटीन का एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो इसको किल करते हैं। तो ये एंटीजन की रिकॉग्निशन भी किस तरह से हुई, एंटीजन की रिकॉग्निशन भी इस प्रोटीन की वजह से हुई। तो प्रोटीन इसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया, प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर भी हो गए। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास बच गई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, दो कार्बोहाइड्रेट हमने बात की थी, जो लिपिड पर कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन पर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड पर प्रेजेंट जो होते हैं उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, प्रोटीन पर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल सरफेस मार्कर की तरह, सेल के सरफेस में मार्कर की तरह, मार्कर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस थे और सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है।